मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा भारत ऋषियों, मुनीषियों और संतों की धरती है। जब जब हमारा भारत किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, तब कोई न कोई ऋषि इस धरती पर अवतारित होकर समाज को नई दिशा देता है। साथियों, हमारा भारत ऋषियों, मनुष्यों और संतों की धरती है। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी इसकी झलक देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम जनता के असली मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मैं जानता हूं कि तमिलनाडु की जनता असली मुद्दों को जानती है। विषय कहा कि तमिलनाडु में करप्शन बड़ा इशू है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए बार बार भाषाई और डिलिमिटेशन का विषय लाया जा रहा है। कैसे काउंटर करेंगे? हम जो जनता के असली मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मैं मानता हूं कि तमिलनाडु की जनता असली मुद्दों को जानती है और डीएमके से जवाब भी चाहती है। उड़ीसा दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी के साथ बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी बंगाल सरकार की मुखिया है और उनका केवल मुसलमान ही वोट बैंक नहीं है, उनकी हिंदुओं की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कहा गया है, जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है कि सरकार के समक्ष ये घटना हो रही है। एक दिन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये हद की सीमा। दिल्ली में मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार अराजकता को रोकने में असमर्थ है। क्या स्थिति है? अराजकता अपने चरम सीमा पर है और बंगाल सरकार इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब है या रोकना नहीं चाहती है। जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार के संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं अपनी अभिव्यक्ति के, उसको जिस तरीके से बंगाल में कुचला जा रहा है और उस पर सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी है, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और ऐसे सब लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है। ये प्रश्न उठता है कि क्या बंगाल में अब सनातन सुरक्षित नहीं है? और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर और उनकी सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर। और कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं बंगाल सरकार मूक दर्शक बनकर के इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित तो नहीं कर रही है। मामला बहुत गंभीर है। बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कांग्रेस आज वर्चस्व की लड़ाई पर है और ये वर्चस्व की लड़ाई इंडिया महागठबंधन के भीतर भी चल रही है। बिहार में एकदम ताबड़तोड़ जो चल रहा है, जो आरोपों की बौछार लगा रहे हैं, बड़ी एक्टिव हो गई है। बिल्कुल एक्टिव हो गई है और वर्चस्व की लड़ाई पे है आज की तारीख में कांग्रेस। और ये वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के भीतर ही चल रही है।
ये जो आंख दिखाई जा रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आंख राजद को ही दिखाई जा रही है और ये सवाल भी राजद से पूछे जा रहे हैं। पलायन को लेकर जो कांग्रेस की चिंता है, वो चिंता हम सब की भी है, पर उस चिंता की शुरुआत कहां से हुई? याद करें 90 का वो दशक। हर वो युवा जो आज की तारीख में संभवतः मेरी उम्र का होगा या मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे, या वो बुजुर्ग जिन्होंने 90 के दशक का वो दौर देखा, उनको आज भी वो याद होगा कि किस तरीके से पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पीढ़ियां मजबूर हो गई बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि 90 के दशक में जिस तरीके से जंगल राज का माहौल राजद की सरकार में बना दिया गया, जहां आए दिन अपराध, बलात्कार, लूटमार, डकैती, दुकानें दिन दहाड़े लूट लेना, व्यापारियों की हत्या कर देना, ये एक आम बात बन गई थी। जिस तरीके से उस वक्त आम बिहारियों ने भयभीत होकर यहाँ से पलायन करना शुरू किया, उनकी आंखों में वो दुख आज भी दिखाई देता है। जब दूसरे राज्यों में या जब विदेशी दौरों पे जब मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूं, उनको तकलीफ है कि उसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी बिहार वापस लौट के जा ही नहीं पाई। मैं इतना धन्यवाद जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम उस नींव को तैयार किया, जिसको आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार के संरक्षण में अब उस व्यवस्था को और इतना मजबूत किया जाएगा कि न सिर्फ पलायन रुकेगा, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी अब हम लोग शुरू करवाएंगे। पटना में बिहार में कानून व्यवस्था पर अपने हालिया ट्वीट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था पर मैं पहले भी बोल चुका हूं, यहाँ आपराधिक अव्यवस्था है। ट्वीट किया जा रहा है अपराध को लेकर, उसको तो लगातार हम उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो स्थिति हो गई है पूरी तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का, हमने पहले भी बोला कि क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, लगातार अपराध की घटनाएं जो है बढ़ रही है। मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय उनके अधीन है, फिर भी आप देखिएगा कि इनके लिए, अपराधियों के लिए नए कानून बनाए जाते हैं, उनको छुड़ाने के लिए भ्रष्टाचारियों को प्रमोशन दिया जाता है। और बिहार में ऐसा एक दिन नहीं हो जहां 200 राउंड गोलियां ना चलती हो, जहां मर्डर, हत्या, अपहरण, लूटपाट ना हो रहा हो। आप देखिएगा अभी जदयू नेताओं के लोगों की जो है हत्या की जा रही है, पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो या आम व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, वो तो छोड़िए, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मंत्री हैं, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है कि आज तक पहले 2005 से पहले कभी सुने थे कि मंत्री का भी बैग, पर्स, मोबाइल चोरी हो गया? ये क्या स्थिति है? अराजकता का माहौल है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंगा ने वक्फ संशोधन बिल पर कहा, जग जाहिर है कि वक्फ की संपत्ति पर तथाकथित कांग्रेस के नेताओं का कब्जा है। देखिए, यदि वक्फ बोर्ड ने सूची बनाई है तो वो ऑथेंटिक होगी और इसमें आश्चर्य भी नहीं है। ये तो सबको मालूम है, जग जाहिर है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर तथाकथित कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने बेजा कब्जा किया हुआ है। यह हमें सामने दिखता भी है और इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी है। और वही लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, जो कांग्रेस के नेता धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी अंदर आप जाकर देखोगे तो उन्होंने सभी ने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। वक्फ की आदर्श स्थिति तो यही है कि यतीम बच्चों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए वो दान में दी हुई प्रॉपर्टी है, पर उस पर बेजा कब्जा किया तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, पंजाब की कानून व्यवस्था इनके हाथ से निकल गई है। मैंने भारत के गृह मंत्री को पत्र लिखा है। पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल इनके हाथ से निकल गया है और मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखी है कि हैंड ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल आदमियों के घरों पर अब आ गए हैं। तो ना एनआईए, ना कोई और, ना आईबी, सभी मिले हुए हैं, पंजाब का नुकसान कर रहे हैं। पर एक बात है कि पंजाबी अपने बलबूते पर अपने आप भी वो इकट्ठे होना चाहिए सभी को, और इस गैंगस्टरिज्म के अगेंस्ट बात करनी चाहिए। और जो नाकाबिलियत गवर्नमेंट है और इमैच्योर, और जो चीफ मिनिस्टर का
उसकी ना जुबान में कोई सच्चाई है और ना उसकी टांगों में कोई दम है। ना ही आज तक उसकी वो स्टेटमेंट आई है कि शरेआम किस पार्टी के आर्मी ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। वहां डीएसपी खड़ा था। होम मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए, होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर है, इसके हाथ में इतना वीक और इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर कभी ना मिला और ना आगे मिलेगा। अलीगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी का रास्ता नफरत भरा है, बीजेपी की राजनीति नकारात्मक है। वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खो दें उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है। जयपुर में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी तो लगातार अपनी बात कह रहे हैं, बीजेपी पूरे देश को धर्म के नाम पर बांट रही है। देखिए, राहुल जी तो लगातार कह रहे अपनी बात को और वो मैं समझता हूँ कि जो हालात देश में बन गए हैं उसमें लोग एहसास भी हो गया भाई कि हो क्या रहा है। धर्म के नाम पे आपने पूरे मुल्क को डिवाइड कर दिया है। ये बहुत खतरनाक खेल है। ये अभी इनको दिखता नहीं है, पर अगर आपने डिवाइड किया कंट्री को आपस में दो धर्मों के बीच में, वो अच्छी बात नहीं है। और इसलिए खड़गे साहब हो या राहुल जी हो, लगातार वो अपनी बात कह रहे हैं। हमारी हर बात को सरकार उल्टा लेती है। विपक्ष की भी भूमिका होती है डेमोक्रेसी के अंदर। हमारी बातों विचार तो करे कम से कम, उसके बाद में वो रद्द कर दे। वो नहीं हो रहा है। आप सुनो ही मत, बातें तो सुनो ही मत, तो वो एक गलत तरीका है। और वो जाति जाति के जनगणना की बात करते हैं। विचार तो करो ही कि मेरिट डिमेरिट क्या क्या है, और वो बताओ फिर जनता को और कांग्रेस के नेताओं को या विपक्ष को बताओ कि आप जो कह रहे हो इसमें ये मेरिट है और डीमेरिट भी है। उसके बाद फैसला आपको करना, मेरिट आपके पास में है। तो वो तरीका नहीं अपना रहे लोग, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी चाहते हैं भाई कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो भी है, अब 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, वक्त आ गया है कि हमें इन तबकों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि जो बड़े हुए हैं उनको रोक दो, वो बढ़ते रहे। खड़गे साहब ने कई बार कहा, राहुल जी ने कहा। जनरल कास्ट वाले भी आगे बढ़े, वो भी हमारे लोग हैं। पर जो लोग पीछे रह गए हैं, उनके लिए भी अगर सर्वे हो जाएगा तो आप वैज्ञानिक तरीके से स्कीम बन सकती है, उनके लिए योजना बन सकती है और योजना लागू हो सकती है, तो उनका भला भी हो। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहुवर राणा को लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा, तहुवर राणा को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरी मांग है और मेरी भी यही राय है। कल भी मैंने यही कहा कि वो जो राणा अतिरेकी है, जो आतंकवादी है, उसे मुंबई के पब्लिक स्क्वायर में जहाँ 26/11 हुआ,
वहां फांसी दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए। अगर ये तो प्रूवन है, यूएस में भी उसी के लिए पकड़ा था, हमें भी पता है, सब दुनिया को पता है, तो उसे जल्द से जल्द मुंबई में किसी चौक में या जहां 26/11 हुआ वहीं उसी इलाके में फांसी दी जाए। इस पे कोई निगोशिएशन हो नहीं सकता। सारे पार्टी मुझे लगता है सभी एक ही राय के हैं। और जैसे आपको याद होगा कसाब को फांसी दी गई, अफजल गुरु को पार्लियामेंट के अटैक के दौरान की फांसी दी गई, वैसे ही इसको भी फांसी दी जाए, लेकिन वहां नहीं, रास्ते पे दी जाए। तो जो भी आतंकवादी होगा उसे वो देखेगा कि भारत आतंकवाद पे निगोशिएशन नहीं करता। बिहार में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बदलाव रैली पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, चुनावी रणनीति बनाना और खुद कार्यकर्ता बनकर चुनावी यात्रा पर निकलना, दोनों में बहुत फर्क है। चुनाव की रणनीति बनाना और स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव का सफर करना, दोनों में बहुत अंतर है। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट देश के सारे उद्योगों का डीपीआर वही बनाता है, कैसे 5 सालों तक वह फैक्ट्री पैसा कमाएगी यह भी सीए ही बताता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर कोई जामनगर रिफाइनरी लगा ले कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वह भी जामनगर रिफाइनरी जैसा होगा। रणनीति बनाना और जमीन पर काम करने में अंतर है। प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार आए थे। उनका विगत 2 वर्षों में जो अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन सभी प्रयासों का कल समापन समारोह था। देहरादून में धन्यवाद बधाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। अजमेर में पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा, राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। 14 महीने से आरसीए का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो अफसोस होता है कि राजस्थान में क्रिकेट खिलाड़ियों का जो नुकसान हो रहा है, इन्होंने 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक चुनाव नहीं करा पाए। क्योंकि जब कोई इलेक्टेड बॉडी होती है तो वो निर्णय लेने की क्षमता उस इलेक्टेड बॉडी में होती है, पर जब कोई एडहॉक कमेटी वो निर्णय नहीं ले पाती जिस तरीके से निर्णय लेने चाहिए। तो पिछले 13-14 महीने हो गए हैं, 14 महीने करीब हो गए, अभी तक क्या कारण है कि ये लोग चुनाव भी नहीं करा पा रहे 14 महीने के अंदर। 14 महीने लंबा समय होता है, अब तक तो चुनाव हो जाने चाहिए थे आरसीए के, और एक इलेक्टेड बॉडी को काम करना चालू कर देना चाहिए था। ये 4 एक्सटेंशन जो मिले हैं, ये खुद दिखाता है कि इनके आपस में इतनी फूट है कि ये लोग तय नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से इनको आरसीए चलानी है। तो ये जो 4 एक्सटेंशन मिले हैं एडहॉक कमेटी को, ये दर्शाता है कि इनको ये लोग तय नहीं कर पा रहे। और इस पूरे घटनाक्रम का नतीजा ये हो रहा है कि राजस्थान में क्रिकेट खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। 3 दिन बाद में पहला मैच होना है राजस्थान रॉयल्स का, लेकिन ग्राउंड जो है वो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं। अब इसकी तो मेरे को रिपोर्ट नहीं पता अभी कि वो क्या तैयारियां हैं, पर इसे सुनने में आता है कि ये लोग वहाँ पे आपस में, क्योंकि इतना डिफरेंसेस हैं, तो अभी तक ये लोग किस तरीके से करेंगे मुझे पता नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सीएम ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी, चाहे वह भोपाल में रहे हो, मध्य प्रदेश में, या फिर पटना में रहे हो, बिहार में, दोनों स्थानों पर रह करके उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वहां के कार्यकर्ताओं से भी, जनता जनार्दन से भी, प्रत्येक दल के साथ भी बेहतर और मधुर संबंध बना करके अपने उस संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का काम किया। और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राजभवन जनता के द्वार इस अभियान के साथ जुड़ करके उन्होंने इस व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया। आज सरदेव टंडन जी की 90वीं जयंती है। स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, और बिहार और मध्य प्रदेश में जहां राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन सभी के लिए टंडन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी एक नई प्रेरणा बनी हुई है। मैं इस अवसर पर, जब आज हम उनके 90वीं जयंती के कार्यक्रम में उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। पूर्व बीजेपी नेता लालजी टंडन की जयंती पर कहा, पूर्व लालजी टंडन को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज
मुझे लालजी टंडन जी की जन्म जयंती है। ऐसे अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। प्रदेशवासियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। पूज्य लालजी टंडन जी हमेशा जनता के प्रति समर्पित भाव से काम किए। कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रखे उन्होंने, और पूरे परिवार को मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पूज्य टंडन जी ने जो सपना विकसित यूपी का देखा था, उसकी तरफ हमारी पार्टी, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। वाराणसी में हनुमान जयंती के अवसर पर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शोभा यात्रा में हुए शामिल। काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये 25वां वर्ष है। 25 वर्ष से हम लोग लगातार इस हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आते हैं, और ये अब सब काशीवासियों का सौभाग्य है कि आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में ये हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हम सब लोग मंगल कामना करते हैं देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, काशीवासियों के लिए कि ये धर्म की नगरी, ये धर्म का संदेश देने वाली नगरी, गंगा जमुनी तहजीब की नगरी, जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को संदेश देता है। आज हम सब लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव में यहाँ शामिल हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। हरिद्वार में फिल्म निर्देशक मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने कहा, हम हरिद्वार आए हैं और हमने यहाँ पिताजी की अस्थियां प्रवाहित की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पिताजी की अस्थियां यहाँ परवाही हमने, और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को सद्बुद्धि दे, सुख शांति दे, और अपने शरण में उनको जगह दे। टीडी गढ़वाल में फुल्ला गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर नदी में गिरी। कार में सवार 5 लोगों में से एक महिला को बचाया गया। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।